हेलो एवरीवन, मैं सौरभ गुप्ता मैथ्स की इस प्रैक्टिस सेट 2 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अब उम्मीद करता हूं कि आपको प्रैक्टिस सेट 1 में काफ़ी मज़ा आया होगा और प्रैक्टिस सेट 2 में ये मैं प्रॉमिस भी करता हूं कि आपको उससे भी ज़्यादा यहां पर मज़ा आने वाला है। तो बस आप लोग बने रहिए और क्वेश्चंस को देखिए और उनको अप्लाई करिए अपने एग्जाम्स में। तो ये प्रैक्टिस जो आपका कोर्स है, इसका आपको फ़ायदा क्या मिल रहा है? इसका फ़ायदा ये मिल रहा है कि आप लगभग जो भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, यहाँ पर आपको मैथ्स से रिलेटेड हर चीज़ यहाँ पर सॉल्व कराई जा रही है। आप कोई भी एग्जाम दोगे, वहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से जरूर फंसेंगे। इसीलिए यहाँ पर ये जो 15 प्रैक्टिस सेट में आपके सामने लेकर आया हूँ, इसका हम लोग पूरा कंप्लीट डिस्कशन देख रहे हैं, सोल्यूशन। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक ई बुक भी मिल रहा है, जहां पर आपको क्या प्रोवाइड किया गया है, उसका मेरे द्वारा पूरा लिखा गया सॉल्यूशंस भी है, बेस्ट अप्रोच के साथ, एग्जाम वाले अप्रोच के साथ। उसके अलावा मैं कुछ चीजें वीडियोज में भी अलग से बता रहा हूं, जिसका फायदा आप जरूर ले रहे होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप जैसे बहुत सारे आपके दोस्त यार होंगे, उनको भी बताएंगे, उनके लिए भी ये सारे जो चीजें हैं उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल होगा, उसके लिए भी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस सेट 2। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ये आपके सामने अलजेब्रा का एक क्वेश्चन मैंने उठाया है, ठीक है। तो यहां पर इसका फॉर्मेट समझते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखें, सबसे पहली बात यहां पर आपको ये देखना पड़ेगा, यहां एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब है और यहां 2x प्लस 2 बाई एक्स इक्वल टू 1 है, ठीक है। 2 बाई एक्स इक्वल टू 1 है। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इसको भी आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स के फॉर्मेट में बनाना होगा, तभी हम डायरेक्ट क्यूब निकाल पाएंगे फार्मूला लगाकर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो आप देखेंगे तो एक बार में आपका बन जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1 अपॉन 2, क्योंकि जब 2 कॉमन लेंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा। और जैसे ये बना तो मैं क्यूब तुरंत बता सकता हूं। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसका फार्मूला लिख लीजिएगा कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब अगर मुझे निकालना होगा तो आप क्या करोगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी का मतलब ये होता है कि अगर ये x है और ये भी x है तो ए बी की वैल्यू जो होती है या इसकी जो वैल्यू होगी ये 1 हो जाएगी, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और ब्रैकेट में आपका क्या हो जाता है, x प्लस 1 अपॉन एक्स। ध्यान रखिएगा, जब ये x और यहां पर अगर ये सेम होगा तो यहां पर 3 के साथ कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन अगर ये सेम नहीं होगा तब आपको ध्यान रखना है कुछ ना कुछ आ जाएगा। यहां पर गलती हो जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैं इसीलिए ये चीज समझा रहा हूं, बस इसको लगा दीजिए। हमें ये निकालना है, ये वैल्यू हमें पता चल गई है क्या, 1/2 का क्यूब, 1/2 का होल क्यूब क्या आएगा, 1/8 माइनस 3 इंटू 1/2। तो यहां अगर ध्यान दें तो ये 3/2 हो गया। अगर डिनोमिनेटर को मैं सेम बना लूं तो हमारा काम बन जाएगा। तो 2 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं यहां पर और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डिनोमिनेटर आपका जो हर होगा वो 8 बन गया। यहां से 1 आया, 1 माइनस 4 एकम 4 और 12, तो 1 माइनस 12 कितना जाएगा, -11, और आंसर क्या आ गया, -11/8। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ध्यान से देखिएगा, देखिए मैं हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको नई चीज बताऊंगा और इससे क्या होगा, आपका दिमाग भी थोड़ा खुलेगा, ठीक है। आप क्या करते हैं, बस बैलों की तरह क्या हुआ कि आप डायरेक्ट वर्गमूल निकालना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चंस में कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूरा लगाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा और वो एग्जाम में नहीं सोचना है, वो आपको यहां सोचना है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब सोचना है, जब आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तब सोचना है। जितना आप उस पर काम करेंगे एग्जाम में, आप देखिएगा आपको उतना ही मजा आने वाला है। और यहां पर आप फिर क्या फायदा होगा, आपको स्पीड के साथ साथ 100% आपकी एक्यूरेसी भी बन जाएगी। तो आप मैथ्स में ये नहीं सोचोगे कि अगर 40 क्वेश्चन आए हैं तो मुझे 20 या 25 करना है। आप पूरा टारगेट लेकर चलोगे कि अगर 40 क्वेश्चन आए तो मुझे कम से कम 38 क्वेश्चन तो सही करना ही है, 38 प्लस सही करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि इसका वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल निकालने का मतलब ये, क्लियर। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, यहां पर अगर आप इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं तो यहां पर क्या तरीका है, या तो आप देखेंगे सबसे पहले दशमलव कितने अंक के बाद लग रहा है, यहां 1 अंक के बाद, यहां 4 अंक के बाद, यहां 1 अंक के बाद, यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 4। इसका मतलब कहीं ना कहीं दशमलव सभी जगह से हट जाएगा, मतलब दशमलव का कोई रोल ही नहीं है यहां पर।
अब चाहे तो आप पूरा काट सकते हैं, 19 25 95, 17 25 85, फिर इसको पूरा सॉल्व करके आप तुरंत कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें तो आप यहाँ पर मल्टीपल के कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन को जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे, ध्यान समझिएगा। यहां पर अगर आप ध्यान दें, यहां पर देखिए, यहां पर क्या 1 5 है, क्या 1 5 इसमें है और 1 5 यहां पर भी है, मतलब कहीं ना कहीं 1 5 जरूर बाहर आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि नीचे की साइड कोई भी 5 नहीं है। 5 का मतलब अगर मैं बोल रहा हूं तो गलत ना समझिएगा, इस 5 का मतलब यह है कि इसमें कोई ना कोई 5 का मतलब यह है इसका कोई ना कोई फैक्टर 5 होगा, मतलब एक फैक्टर आपका 5 होगा, इसमें भी एक फैक्टर क्या होगा 5 होगा। तो अगर मैं 5 बोल रहा हूं तो समझ जाइएगा मैं फैक्टर की बात कर रहा हूं, गुणनखंड की बात कर रहा हूं। तो अगर इसमें 2 5 है तो इसका मतलब बाहर की साइड 1 5 आएगा, और बाहर की साइड अगर 1 5 आएगा तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर 75 में कितने 5 आ रहे हैं, 2 5 आ रहे हैं, जो कि संभव ही नहीं है। इसमें भी 2 बार 5 आ रहा है, ये संभव ही नहीं है। अब हमारे पास 45 बचा और 15 बचा, 45 बचा और 15 बचा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर थोड़ा सा और कैलकुलेटिव होता, वैसे तो आप आराम से काट पीट कर तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। मैं ये क्यों आपको मेथड सिखा रहा हूं, क्योंकि जब ये डिजिट्स काफी बड़े बड़े हो जाएंगे तब यही चीज काम आने वाला है, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल। ये एक ऐसा अस्त्र है जिसका यूज करके आप किसी को भी, मतलब वो नहीं करना है, ठीक है, क्वेश्चंस में हम लोग वो चीज अप्लाई करेंगे। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अब मैं यहां पर काम कर रहा हूं क्या, अगर मैं ध्यान से देखूं ये 9, ये देखिए 9 का मल्टीपल है, ये 9 का मल्टीपल है। अगर मैं इसको, और नीचे देखिए कहीं का 9 का मल्टीपल है, यहां पर भी कोई 9 नहीं है, यहां भी कोई 9 नहीं है, मतलब इसमें ना तो 3 है ना तो 9 है, तो एक ही जगह है, ये 9 से कट रहा है। और यहां पर बस एक काम क्या करना है, 3 7 21, और यहां से अगर मैं काटूंगा 3 6 18, 3 3 का 9, मतलब अभी भी 9 बचा हुआ है। इसका अगर यहां 9 एक बार है तो अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 1 3 बाहर आएगा, 1 3 बाहर आएगा, 9 नहीं बाहर आएगा। इसका मतलब 5 उधर से आ गया था और 3 इधर से आ जाएगा, तो कितना जाएगा, 5 नहीं 15। अभी शायद आपको लग रहा है कि सर अगर यही सोचिए, अगर एक ऑप्शन इस तरीके से और दे दिया गया होता, 50 दे दिया होता, ठीक है, या आपका 125 दे दिया होता, तो मैं वो भी नहीं करने की जरूरत थी, तो मैं बस 15 को लगाता और आगे बढ़ जाता। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या है, आपका 15 है। ठीक है, आप पूरा सॉल्व करिएगा, वो सब तो आपको पता है, काट पीट कर तो आप सही कर ही लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, किसी घन के, घन का मतलब होता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूब, क्यूब के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले घन के विकर्ण की जो लंबाई का फार्मूला होता है d बराबर a√3, जहां पर जो d होगा वो डायगोनल है, विकर्ण है, a क्या है, घन की जो एज हैं, जो किनारे हैं वो हैं, मतलब जिसे हम भुजा बोल सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए विकर्ण की लंबाई दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, विकर्ण की लंबाई दिया है, तो 6 बराबर a√3, 6 बराबर a√3, तो मैं 6 को क्या लिख सकता हूं, 3 × 2 बराबर a√3, और √3 से अगर मैं इसको काट दूं तो आएगा √3, तो a बराबर कितना आ गया, 2√3। और जैसे ही a बराबर 2√3 आया तो आयतन क्या होता है, v, कैपिटल V, वॉल्यूम, आयतन क्या होगा, 2√3 का होल क्यूब। भुजा का होल क्यूब ही आपका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिक का 9, कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा, सॉरी 3 आपका जाएगा, क्योंकि √3 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो एक 3 आएगा और एक √3 बचा रह जाएगा। तो इसका मतलब इसका होल क्यूब करेंगे तो आपका आ रहा होगा 24√3, 24√3। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। और 24√3 किस में आ रहा है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो फिलहाल आपका जो आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं यहां पर, क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप ध्यान से देखें, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। एक डिस्ट्रीब्यूटर है, प्रकाशक से 8,000 रुपए की किताबें खरीदता है, मतलब वो 8,000 रुपए की किताबें खरीद लेता है। किसी कारणवश उसे हाफ मतलब आधी किताबों को 20% हानि पर बेचना पड़ जाता है। शेष किताबों को उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए कि इस लेन देन में उसे कुल 10% का लाभ प्राप्त हो। अब आपको क्वेश्चन देख के ही पता चल जाना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन आपको कितने परेशान करते हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, आसान तरीका मैं आपको बताता हूं, ध्यान समझिएगा क्या मैंने बोल रहा हूं, समझिएगा। यहां पर ऐसे क्वेश्चन में आप आराम से मिक्सचर एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे लगाना है यहां ध्यान दीजिएगा आप। यहां पर देखिए
यहां पर आपका जो दिया गया है कि आधी किताबों को वो 20% की हानि पर बेच रहा है और शेष किताबों को उसे कितने % लाभ पर बेचना चाहिए पता है, और कुल, यहां ध्यान दीजिएगा, जो उसे कुल हो रहा है उसे 10% का लाभ भी हो जा रहा है। ठीक है, 10% का लाभ भी हो जा रहा है। तो मिक्सचर एलिगेशन में क्या करेंगे, जो जो इंफॉर्मेशन होगा उसको यहां रख लेंगे। तो 20% अगर हानि की बात हो रही है तो उसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, -20%। और जो आपका ओवरऑल की बात होता है, जब ओवरऑल की बात होती है वो हमेशा मिड में रहेगा। मिड में कहां, यहां पर मैं रख दिया कितना, +10%। तो प्लस नहीं लगाया क्योंकि 10% का लाभ हो रहा है। उसके अलावा ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से आपका लगा, और यहां पर बुक दिया है, कितने किताबें दी गई हैं, हाफ। तो हाफ का मतलब क्या हो गया, जो रेशियो दिया है ये 1:1 ही में, भाई हाफ किताब इधर है हाफ इधर है। ठीक है, यही तो बोल रहा है। तो ये आपको पता चल गया। अब आपको पता होना चाहिए जो बीच वाली वैल्यू होनी चाहिए, ये वाला हमें पता करना है। यही तो पूछ रहा है ना, यही पता करना है। अब समझिएगा ध्यान से, जो बीच वाली वैल्यू होगी यहां पर और यहां पर जो वैल्यूज होगी उनसे उनके बीच में होनी चाहिए। बीच का मतलब उनके बीच, बिटवीन में एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक बीच में नहीं, मतलब कहीं ना कहीं इनके बीच में ही वो चीजें आनी चाहिए। तो 10% अगर देखें तो ये पॉजिटिव में ये कमी है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इससे बड़ा है, और इधर वाली वैल्यू जब आएगी तो ये वाली जो वैल्यू होगी 10% से बड़ी होगी। ये वाली जो वैल्यू होगी 10% से बड़ी होगी। फिलहाल सारे ये ऑप्शन 10% से बड़े हैं। तो तरीका क्या होता है, बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, बड़े में से छोटे को घटाते हैं। तो 10 माइनस 20, क्योंकि ऑलरेडी ये माइनस है, तो माइनस 20 कितना हो जाएगा, 30। ये यहां पर जो आएगा ये 30% नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये 30 यूनिट आ गया यहां पर। और इधर से अगर आप ध्यान देंगे कि अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 ही होगा। क्यों, क्योंकि हाफ किताब अगर इधर आ रहा है तो हाफ किताब इधर भी आएगा। तो अगर ये 30 आया तो ये भी 30 आ गया। अब आप बताइएगा ध्यान से, अगर मैं इसकी वैल्यू पूछना चाहूंगा तो ये बताइए आपका, इसका मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, इसको जोड़ दूंगा, तो इसका मतलब ये आपका 40% आ गया। और 40% माइनस 10 क्या आएगा, 10%, 30 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये सेटिस्फाइड हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब था वो क्या था, सी ऑप्शन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए तरीके बहुत हैं, मैं आपको ज्यादा तरीके में अगर जाऊंगा तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। जो बेस्ट है मैं कोशिश कर रहा हूं वही बताने की, आप इसको अच्छे से नोट करते चलिए और रिवाइज करते चलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 5th पर। क्वेश्चन ये है कि ए किसी सामान को बी को 15% लाभ पर बेचता है तथा बी इसी सामान को सी को 5% हानि पर बेचता है, तो परिणामी लाभ या हानि। भाई ऐसे क्वेश्चन तो बड़े आसान है, बस आपको क्या करना है, ए मान लेते हैं। ए किसी सामान को बी, मतलब ए के पास कोई सामान है, बी को 15% लाभ पर बेच रहा है। मान लीजिए ए के पास जो भी सामान है 100 में खरीदा होगा, अब वो क्या कर रहा है, बी को बेच दिया, कितने % लाभ लेकर, 15% प्लस में। भाई लाभ अगर ले रहा है तो 15% कितना हो गया, 115 हो गया। फिर अब क्या कर रहा है, अब जो बी है, बी उसी सामान को सी को 5% हानि पर बेच दिया। ठीक है, अब यहां पर कमी हो जाएगी, सी को अगर जब बेचेगा तो 5% की कमी हो जाएगी। तो 10% होता है 11.5, तो उसका आधा कितना हो जाएगा 5.75, कितना हो जाएगा 5.75। तो मैं 115 में से 5.75 अगर घटा दूंगा तो हमारा आ जाएगा क्या, 109.25, 109.25 ये आ गया, समझिएगा ये -5.75 है। ठीक है, अब यहां पूछ रहा है परिणामी लाभ या हानि। अब आप खुद बताओ, 100 से स्टार्ट किए थे तो परिणामी को मतलब यहां से आपको कंपेयर करना है। तो ये बताइए 100 से 109 पहुंच गए तो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो सीधी सी बात है यहां पर लाभ हो रहा है। कितने के लाभ हो रहा है, 9.25% का। एक ऑप्शन ये भी है, हानि वाला भी है। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वो क्या था, सी था। क्वेश्चन नंबर आ जाइएगा 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार आप देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यहां पर लिखा है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 91 से पूर्णतया विभाजित होती है। देखिए यहां पर अगर मैं बोलूं, यहां पर जैसे मैंने आपको
इसका सोल्यूशन मैंने बताया है कि वैदिक मैथ्स का यूज करके, मतलब वैदिक मैथ्स में बहुत सारी ऐसी नई नई चीजें बनी जिसमें हम किसी भी संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल फाइंड आउट कर सकते हैं। चाहे आपको 91 का निकालना हो, 61 का निकालना हो, 67 का निकालना हो, सब का आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो उसको अगर मैं डिस्कस करूंगा। तो मैं यहां पर आपको दो चीज बताता हूं। ठीक है, 91 की भी डिविजिबिलिटी रूल से आप चेक करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब बोलोगे सर 91 का टेबल पढ़ना पड़ेगा? नहीं, उसके लिए वैदिक मैथ्स में बहुत नई नई चीजें दी गई हैं। ठीक है, ऑस्कुलेटर मेथड से भी हम लोग सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो आपको पता है जिसमें आप यूज्ड टू हैं मैं वही अभी आपको बताता हूं। 91 को मैं क्या लिख सकता हूं? 13 गुणे 7 लिख सकता हूं क्या? डिविजिबिलिटी रूल का जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा हर क्वेश्चन में उसको नोट डाउन करते चलिएगा और वो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल का यूज हम लोग पूरी मैथ्स में करते हैं। ठीक है, पूरी मैथ्स में। आप बोलेंगे सर ये क्या है? 13 गुणे 7 आ गया। अब आप खुद बोलो, ध्यान समझिएगा, मुझे ना तो कुछ एलसीएम निकालने की जरूरत है, आप डायरेक्ट डिविजिबिलिटी रूल को अप्लाई करना है। ठीक है, यही सीखना है आपको। कैसे करेंगे? 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिएगा। अब थोड़ा ऑप्शन पे भी जाइएगा। अगर मैं बोलूंगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अगर आप ध्यान से देखें इसमें, अगर मैं बोलूंगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो आप बोलोगे सर सबसे बड़ी संख्या आपकी ये वाली है। मैं अभी आंसर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो आप बोलोगे ये है। अगर मान लीजिए ऑप्शन नीचे होता, ठीक है ध्यान दीजिएगा, अगर ये वाला ऑप्शन नीचे होता, यहां पर होता और ये वाला ऊपर होता, ये नहीं कि पहला ऑप्शन है तो मैं यही चेक करूंगा। आप थोड़ा दिमाग लगाइए, 5 अंकों का अगर सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो मैं बड़े से छोटे की ओर चलूंगा ना। अगर छोटा पूछा होगा तो मैं छोटे से बड़े की ओर चलूंगा। तो इससे तभी तो आपका टाइम सेव होगा यहां पर। इसका मतलब मैं पहले ही ऑप्शन को उठाता हूं। क्यों? क्योंकि अगर पहले ही ऑप्शन अगर 13 और 7 से कट गया तो कुछ नहीं करना है, इसी को टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिएगा, 99918। अब मैं आपको 13 और 7 की डिविजिबिलिटी रूल बताने वाला हूं, ध्यान सुनिएगा। 13 और 7 की जो डिविजिबिलिटी रूल होती है वो क्या होती है? 13 7 दोनों के लिए एप्लीकेबल है। क्या करना है, इधर से इकाई की तरफ से आप क्या करिए, 3 का पेयर बनाइए। क्या बनाइए? 3 का पेयर बनाइए। और जो भी बचेगा, जैसे यहां 99 बच रहा है ना, तो आप क्या करिए, जब 3 का पेयर बनाए 918 आया और इसी 918 में से आप क्या करिए, 99 घटा दीजिए। और जैसे आप 99 घटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा क्या, 819 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 819। अब आप बोलेंगे सर ये क्यों किया? अब सुनिएगा बात, इधर से 3 का पेयर बनाया, इसको मैंने घटा दिया। जो भी यहां संख्या आ रही होगी, अगर ये संख्या सब्ट्रैक्ट के बाद अगर ये 13 और 7 दोनों से कट गई तो इसका मतलब ये 91 से भी कट जाएगा। इसका मतलब 13 और 7 की यही डिविजिबिलिटी रूल होती है। 3 का पेयर बनाया, उसको घटा दिया, जो भी संख्या प्राप्त हुई, अगर वो 7 से कट रही है, मतलब ये अगर 7 से कट रहा है तो संख्या भी 7 से कटेगा। अगर ये 13 से कट रहा है तो इस संख्या भी 13 से कटेगा। और 7 और 13 से कट गया तो वो संख्या 91 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, अब दिक्कत क्या है, अब कुछ लोग पूरा 7 से काटना स्टार्ट करेंगे, 7 1 कम 7। ऐसा नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा ध्यान से। मैं इसको टुकड़ों में बांट सकता हूं। टुकड़ों में कैसे बांटूंगा, ध्यान दीजिएगा। क्या मैं इसको 770 प्लस 49 लिख सकता हूं क्या? समझिएगा ध्यान से, मतलब तुरंत आप जितनी देर में भाग देंगे उसके पहले हम ब्रेक करके तुरंत देख के ही बता देंगे बिना पेन चलाए। 770 आपका क्यों मैंने बांटा, क्योंकि आपको पता है पहले मैं 7 का चेक कर रहा हूं, तो इसका मतलब 819 को जब मैंने ब्रेक किया तो अगर ये 7 से डिविजिबल है तो अगर आपने जो ब्रेक किया है ये भी 7 से कटना चाहिए और ये भी आपका 7 से कटना चाहिए। तो इसका मतलब ये 770 7 से कट गया, ये भी कट गया, इसका मतलब 819 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है। अब 13 से चेक कर लेते हैं। तो 819 को अगर मुझे 13 से काटना है तो मैं डायरेक्ट 13 का पहाड़ा पढ़ूंगा, 13 सत्ते 91, और 13 सत्ते 91 जैसे ही पढ़ा तो मैंने लिख दिया 91, लेकिन 800 में है तो मैंने 910 लिखा। अब आप बोलेंगे सर तो ये तो ज्यादा ही बड़ा हो गया। कोई दिक्कत नहीं, मैं घटा लूंगा, मैं अब घटा लूंगा। तो चलिए 910 में से अगर मैं इसको घटाऊंगा, 819 को अगर मैं घटा दूं तो ये आपका आ जाएगा कितना, 81 और 10 91। मतलब 910 में से अगर मैं 91 घटा दूं तो ये आपका 819 आ जाएगा। और अगर मैं ये घटाया, अगर ये 13 से विभाजित है तो जो मैंने ब्रेक किया है ये भी 13 से कटना चाहिए और ये भी 13 से कटना चाहिए। अगर कोई भी एक नहीं कटा तो इसका मतलब
ये संख्या 13 से नहीं कटा, और ये संख्या अगर 13 से नहीं कटेगा तो ये भी नहीं कटेगा। तो यहां देखिए 13 सत्ते 91, ये भी कट गया, ये भी कट गया। इसका मतलब ये संख्या आपकी 13 से विभाजित है, 7 से विभाजित है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो हमारी जो मेन जो हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी, ये दोनों से ही विभाजित थी। टाइम लगा बताने में, लेकिन जब आप प्रैक्टिस के मोड में आते हैं, इसलिए तो आप प्रैक्टिस ये बैच भी ज्वाइन किया है आपने, प्रैक्टिस सेट 2 चल रहा है, जहां पर आप इसको प्रैक्टिस करके आप अपने यूज टू हो सकते हैं और उसका फायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो आपका आंसर है ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस में एग्जाम में ऐसे पूछे गए हैं क्वेश्चन। यहां पर जो फॉर्मेट दिख रहा है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर 5, और यहां पूछा गया है कोसेक थीटा। इसका जो फॉर्मेट है थोड़ा उसको समझ लीजिएगा। मैं यहां पर थोड़ा सा 3-4 मिनट लूंगा और अच्छे से समझाता हूं आपको। इसमें आपका जो एक फॉर्मेट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं लाल बटे कक्का। क्या बोलते हैं? लाल बटे कक्का। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कण, ए का मतलब आधार होता है, के का मतलब क्या होता है? कण होता है, इसका लंब ये आधार होता है। ठीक है, और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होते हैं वो लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले, हर हर भोले। और कुछ लोग तो ये भी बना दिए हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है भाई, देखिए बताने के लिए है, भावनाओं को चोट ना पहुंचे। ठीक है, तो फिलहाल आप ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, ध्यान समझिएगा, साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर जो होता है आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। मैं क्यों बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा, क्योंकि यहां पर इस पॉइंट को आपको नोट करना है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये जो साइन के बगल में होता है, ठीक है, इसके जो बगल में रहेगा इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपका होता है लंब। क्या होता है? लंब। और यहां वाले जो पोर्शन होते हैं, ये जो लगे हुए हैं इनटू में, ये ट्रिपलेट के फॉर्म में हैं। ट्रिपलेट के फॉर्म में अगर हैं, ट्रिपलेट के फॉर्म में अगर है, ट्रिपलेट का मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में जो 3 साइड्स होती हैं, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज में जो 3 साइड होती हैं, उन्हीं को हम बोल देते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जब उसको वो सेटिस्फाइड करता है ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, वही जो 3 साइड है ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा होगा, 3 4 5। तो साइन के बगल में, जरूरी नहीं कि साइन यही हो, साइन कल को इधर हो जाए तो इसके बगल वाला लंब ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। और कॉस के बगल में ये जो दिख रहा है इसको हम बोल देते हैं क्या? आधार, आधार। और जो सबसे बड़ी भुजा इधर दिख रही है इसको हम बोल देंगे कर्ण, कर्ण को इंग्लिश में बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। ठीक है, आधार को बेस बोलेंगे, लंब को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे। मैंने आपका काम आसान बना दिया। तरीके से करेंगे तो पक्षांतर और करके होल स्क्वायर करेंगे, बहुत सारा फॉर्मेट बनाएंगे, तब जाकर आप आंसर तक पहुंचेंगे। लेकिन इसमें आपको सेकंड भर भी नहीं लगेगा, आप तुरंत आंसर यहां पर जवाब दे देंगे। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? अब ये भी पता होना चाहिए, लाल बटे कक्कस क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो कर्ण बटे लंब कितना हो जाएगा? कर्ण मतलब कर्ण में 5 ऊपर रहेगा, देखिए यहां 5 ऊपर है, यहां 5 ऊपर है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। लंब कितना होगा? साइन के बगल में लंब है, तो इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई? और यहां पर एक फॉर्मेट और आप लिख सकते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? जनरलाइज फॉर्म लिख रहा हूं, जनरलाइज फॉर्म में लिख रहा हूं, ध्यान समझिएगा। देखिए ये 3 इधर भी हो सकता है, ये 4 इधर भी हो सकता है, ये साइन इधर भी हो सकता है, कॉस इधर भी हो सकता है, क्योंकि लंब आधार कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ध्यान रखिएगा, साइन के साथ लंब रहेगा, कॉस के साथ क्या रहेगा? आधार रहेगा। इसका एक जनरलाइज फॉर्मेशन होता है जो आपको समझना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा, कॉस थीटा भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब भी आप देखेंगे इस बात का ध्यान रखिएगा, प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां पर भी वही चीज है, ये आपका लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। और ये एक जनरलाइज फॉर्मेशन है ट्रिपलेट निकालने का, ट्रिपलेट निकालने का। यहां पर ए का मान अगर हम बी से बड़ा लेते हैं, बड़ा लेंगे, पूर्णांक में लेंगे, मतलब ए का मान हमेशा 2 या 2 से ज्यादा लेंगे, तो यहां पर आप खुद चेक कर लो, 2 दूनी 4 माइनस 1 कितना आया? 3। बी को मैंने, ए को मैंने 2 ले लिया और बी को मैंने 1 ले लिया, तो यहां से आप चेक करेंगे तो हमेशा ये ट्रिपलेट का फॉर्मेट बनेगा। मान लीजिए ए का मान मैंने 2 लिया, 2 दूनी 4 माइनस 1 3, 2 दूनी 4, 4 1 कम
4 ये हो गया, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया 5 आ गया। कोई भी वैल्यू रखो, 3 रखोगे चेक करोगे फिर देखिए एक ट्रिपलेट बनेगा। तो एक जनरलाइज फॉर्मेशन है और कई बार ऐसा नंबर दिख जाता है स्क्वायर तो वहां घबराइएगा नहीं, तुरंत आप आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैंने 5 मिनट लगभग लिया, लेकिन यहां से आपको बहुत नई नई बातें पता चली होंगी। चलिए, तो परसेंटेज का एक क्वेश्चन है वोटिंग से। यहां लिखा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 30% मत प्राप्त किया। कुल मत मतलब 100%, 30% मत प्राप्त किया, वह 500 मतों से वह हार गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा लॉजिक। एक उम्मीदवार जो था कुल मतों का 30% प्राप्त किया, ठीक है। मान लीजिए जो भी पहला उम्मीदवार होगा कुल मत आपको 100% पड़े होंगे, क्योंकि कोई चीज इग्नोर नहीं की जा रही है, कुछ बोला ही नहीं गया है, तो जो बोला है तो उसको हम पूरा ही मान के चलेंगे। 100% अगर वोट पड़ा हो तो 30% पहले उम्मीदवार को पड़ा। अगर 30% पहले उम्मीदवार को मिला, पहला उम्मीदवार जो भी मान लीजिए, वो सेकंड भी हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग में बता रहा हूं, तो सेकंड उम्मीदवार को भाई 100 में अगर 30 ये पाया होगा तो 70 तो सेकंड उम्मीदवार पाया होगा ना, 70% वोट। फिर बोला 30% वाला मत प्राप्त किया, वह 500 मतों से हार भी गया। इसका मतलब भाई जो ये 70% पाया होगा इसको हरा दिया, तो इसका जो अंतर है, इसका अंतर कितना है 40%, और यही जो 40% है यही तो 500 के बराबर है, यही तो 500 के बराबर है। और कुल मतों की संख्या, माना कुल मतों की संख्या कितनी होगी 100%, तो मैं 100% यहां से निकाल देता हूं। कैसे निकालूंगा ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन, 1 0 गायब। अब 4 में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 100 पर मिल जाए, तो गुणे 25 तो ये 100 हो गया, और इसमें भी गुणे 25 कर दीजिए, 25 पंजे 125 और 1 0 लगा दीजिए, तो 1250 मत। कितना जाएगा 1250 मत। आया समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका आंसर क्या आ गया, ए आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है और मुझे पता भी है काफी लोग को आता भी है, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि इसका सलूशन आप जरूर ध्यान से देखें। अगर आपको आता भी है तब भी मैं कुछ ना कुछ नई बात बताऊंगा, जिससे आप क्वेश्चन भले कम ही समय 3 सेकंड ही अगर आप चाहेंगे तो 3 सेकंड भी यहां से बचा सकते हैं, अगर मेरा सलूशन आप यहां देख रहे हैं। ठीक है, बाकी मुझे पता है काफी लोग को आता है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। क्या बताने वाला हूं ध्यान सुनिएगा। ऐसा क्वेश्चन तो आपने कई बार देखा होगा, राम की आय श्याम की आय से 25% कम कभी बोल देता है, कभी क्या बोल देता है अधिक है। तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, उसमें ज्यादा पूछा, इसमें कम पूछा। तो पहले इसका बेसिक फंडा देख लिया जाए। बेसिक फंडा देखने के बाद जो मैं बताने वाला हूं, जो लास्ट में इसके बाद बताऊंगा, उसको ध्यान सुनिएगा, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला काम क्या है, 25% को बदल लीजिए क्या फ्रैक्शन में, 1/4, ठीक है। बोला है यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, 25% अधिक है, इसका मतलब ये आपका ये 25% अधिक है, ठीक है। तो फिर बोला कि राम, मतलब ये कंपेयर कर रहा है, इसका यहां से यहां गया, मतलब राम श्याम है, फिर इसका इससे कंपेयर कर रहा है। जब भी अगर ये इधर से इधर जा रहा है और इधर से इधर पूरा पूछ रहा है, तो वहां पर कुछ नहीं करना है। जैसे अपरिवर्तित वाला मैंने एक क्वेश्चन कराया था प्रैक्टिस सेट 1 में, वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई हो जाता है, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट एक जगह और अप्लाई होता है, मैं वो क्वेश्चन भी बोल दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, एक आयत मतलब रेक्टेंगल, यदि आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए, 10% बढ़ा दिया जाए, तो चौड़ाई को कितने परसेंट, ब्रेथ, लंबाई का मतलब लेंथ, ब्रेथ को, चौड़ाई को कितने परसेंट की कमी की जाए कि जिससे उसके क्षेत्रफल पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। ये भी उसी कॉन्सेप्ट पर है जो चीनी के मूल में जब हमने खर्च को अपरिवर्तित रखा था, वहां पर भी वो कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ जो मैंने वहां बताया था, वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई होने वाला है, और वही कॉन्सेप्ट आपका जो मैंने आयत वाला भी क्वेश्चन बोला वहां पर भी अप्लाई होने वाला है। तो प्रैक्टिस सेट का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको 450 क्वेश्चन करा दिया, ठीक है, वहां आपने देखा भी होगा लगभग 2000 क्वेश्चन उसके अलावा, तो इसका मतलब ये तो हम करा ही रहे हैं, लेकिन इसमें हर क्वेश्चन में जो 3-3 4-4 चीज मैं बता रहा हूं उसको जोड़ेंगे तो वो 2000 के पार भी पहुंच जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, तो इसको बस ध्यान से देखते चलिएगा। क्या करना है, 1/4 की वृद्धि हुई, तो सीधी सी बात है, यहां पर आप क्या करोगे,
यहां पर जो ये 1 है इसमें आप जोड़ देना तो 1/5, इसका मतलब 1/5 की कमी हो रही होगी और 1/5 की वैल्यू कितनी हो जाती है 20%। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या है 20%। ये आपका तरीका है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगर कमी बोलेगा तो 1 घटाकर बढ़ा देंगे। क्लियर क्लियर। चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ने से पहले अब इसको समझिए, क्योंकि इससे भी फास्ट आप लगा सकते थे। कैसे समझिएगा। अब मैंने बोला भी था शायद प्रैक्टिस सेट 1 अगर आप ध्यान सुने होंगे तो वहां पर मैंने एक लाइन भी बोला था कि ऑप्शन को ध्यान से देखना है। ठीक है, सीधी बात है, ऑप्शन का बस सम्मान करिए और जितना आप सम्मान करेंगे, जितना आसानी से उसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो उतना ही आप भी खुश रहेंगे, एग्जाम में आपको मजा आएगा फिर। ठीक है, यहां लिखा है, मैं फिर से पढ़ रहा हूं जिससे आपको अच्छे समझ में आए। मैंने ये पढ़ा कि यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो इसी का उल्टा बस पूछ लिया क्या कि श्याम की आय राम की आय से, अब ज्यादा तो नहीं पूछेगा भाई। अगर ये अधिक हो तो अब क्या बोलेगा कम, अगर पहले कम देगा तो पूछेगा क्या अधिक। तो इसका अगर ये अधिक है 25% अधिक है तो 100% आपका जो आंसर होगा वो 25% से कम ही आएगा, 25% से कम आएगा। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। 25% तो हो ही नहीं सकता था, 40% तो हो ही नहीं सकता था, 30% तो हो ही नहीं सकता था, एक ही ऑप्शन था 20%। बात समझ में आई। तो कुछ चीजें अब बताइए 3-4 सेकंड बचा कि नहीं बचा। भले आप जल्दी कर लेते हो 5 सेकंड में, लेकिन तब भी हम लोगों ने यहां टाइम बचा लिया। और ऐसे बहुत बार क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। अब कौन कौन से एग्जाम की बात कर रहे हैं, SSC, NTPC, रेलवे, UPSI, बहुत सारे एग्जाम है आपके। ठीक है, हर जगह कहीं ना कहीं ऐसे ऑप्शन, मतलब ऑप्शन अगर एग्जामिनर इस तरीके से सेट कर दे तो भाई जल्दी जल्दी आप लगाकर आगे बढ़ जाएं। तो इसीलिए ऑप्शन से भी खेलना आपको सीखना होगा। और बहुत सारे जो मैं आपको अस्त्र शस्त्र का यूज करना बता रहा हूं तो उसको भी यूज करना आपको सीखना होगा, और वो तुरंत नहीं आएगा, धीरे धीरे आप हमारे साथ जुड़े हैं तो 100% खत्म होते होते आपको बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। बाकी और चीज अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो बाकी तो आपको पट्टी में चलता हुआ दिख ही रहा है, तो वहां पर आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर, अपना नेम वहां पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए डिटेल लेने के लिए, यदि 135 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है, तब यह एक टेलीग्राफ के खंबे को, आपको याद होगा मैंने खंबे के लिए बोला था उसकी लंबाई नगण्य मानते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इग्नोर कर देंगे। तो यहां पर पूछा गया है कितना समय लगेगा, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर जो होगा दूरी बटे चाल। बस यही लगाना है यही लगाना है। लेकिन यहां काम की बात क्या है वो सीखना है आपको। ठीक है, आप देख रहे होंगे आंसर आपका सेकंड में है, यहां पर किलोमीटर प्रति घंटे में है। ठीक है, यहां क्या है मीटर में है। इसका मतलब यूनिट को चेंज करना भी आपको सीखना होगा। यूनिट को कैसे चेंज करेंगे समझिएगा। 54 किलोमीटर प्रति घंटे है, अगर इसको आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो आप क्या करते हैं 5/18। मुझे पता है आप लोग को आता है, लेकिन मैं यहां क्या कहने वाला हूं ध्यान समझिएगा। जिन्होंने ये किया ये भी करने की जरूरत नहीं थी। क्या मैं बताने वाला हूं समझिएगा। अगर ये 18 के टेबल में आ रहा है, क्योंकि मैं अभी 18, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, एक छोटी सी चीज बता रहा हूं जो आपके काम की हो सकती है टाइम स्पीड डिस्टेंस में, कि अगर ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर ये 18 के टेबल में आ रहा है, 18 के टेबल में 18 त्रिक 54। ठीक है, और अगर हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 18 का टेबल पढ़ा कितनी बार गया 3 बार। तो आप तुरंत मीटर प्रति सेकंड अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक तो तरीका 5/18 से हो गया, आप तो कर ही लोगे। लेकिन जब आप ऐसा कुछ दिखेगा तो आप तुरंत देखते ही बता सकते हैं 18 त्रिक 54, तो 5 का टेबल पढ़ दीजिए 3 बार, तो 5 3 15 मीटर प्रति सेकंड। मतलब आपके एग्जाम में अगर मैं बात करूं, देखिए मैं कुछ एग्जाम की बात करूंगा, जैसे एक बार शायद NTPC के एग्जाम में पूछ लिया था कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा को 90 किलोमीटर प्रति घंटा को इसको आप बदलिए। शायद SSC में भी पूछा गया था CGL और में, क्योंकि प्री और में थोड़े से आसान से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। अब 2 तरीका है, या तो 18 गुणे क्या करेंगे 5/18 करेंगे, लेकिन मैंने क्या बोला 18 पंजे, बताइए 18 पंजे 90, तो 5 पचम 25 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप जल्दी कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ काम की बातें हैं, कुछ ना कुछ देखिए जरूर आपको नया लगेगा, और सीधी सी बात है देखिए प्रैक्टिस में तो मैं कोशिश कर ही रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस दिमाग में जितनी भी चीजें हैं आप जान गए हैं। उसके लिए आपको
समय देना पड़ेगा, ठीक है, तब आप बहुत कुछ और हमसे जान सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको पढ़ाता हूं, वैदिक मैथ्स का यूज कैसे करते हैं, कैलकुलेशन को कैसे आसान बना सकते हैं, तो इसमें भी आप अपना बहुत नई नई चीजें देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर आप देखिएगा, यहां पर मैंने क्या बोला कि दूरी जो है, दूरी कितनी है, ये तो मीटर में ही है 135, चाल क्या है मीटर पर सेकंड में रखेंगे, 18 × 54 5 × 3 = 15, तो 15 9 135, इसका आंसर क्या है 9 सेकंड, 9 सेकंड, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइएगा। ये भी आपका उसी है, 110 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है। यह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी ओर आते किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। फिर वही बात आ गई, समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल मतलब s। जब भी विपरीत दिशा से कोई भी चीज आ रही है तो उनकी स्पीड आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। अगर सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी तो उनका इस जो रिलेटिव स्पीड होगा वहां सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आपस में जा रही तो रिलेटिव स्पीड में क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए दूरी कितनी है 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी, मीटर यूनिट भी ध्यान रखिएगा। यहां पर अगर आप ध्यान दें तो ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं कि सेम। देखिए यहां पर अपनी ओर आते किसी व्यक्ति को, मतलब ये ऐसे जा रही है अपनी ओर आते, तो इसका मतलब ये विपरीत है, तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये आपका क्या है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये क्या है मीटर है, तो क्यों ना मैं किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दूं, तो मैं क्या बोलूंगा 5/18। तो 5 इधर आया, 18 कहां गया, ऊपर आ गया। इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिएगा 11 × 110, 6 11 × 66, 6 × 3 = 18, 5 दूनी 10, तो क्या जाएगा 2 3 6 सेकंड। आंसर कितना आ गया 6 सेकंड, ए ऑप्शन, ठीक है। आसान है, ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। ये स्टार आप लगा सकते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी टीएचडी से है, टाइम स्पीड डिस्टेंस से। पढ़ लीजिए एक बार, देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 अगर ध्यान से देखें, लिखा है एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है। यदि प्रत्येक 1 किलोमीटर चलने के बाद यह व्यक्ति 6 मिनट के लिए रुककर आराम करता है, तब इस प्रकार 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ध्यान समझिएगा इसको। इसमें क्या है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है, प्रत्येक 1 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद फिर क्या कर रहा है व्यक्ति 6 मिनट के लिए रुककर आराम कर रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है और कहीं भी नहीं रुकता, कहीं भी नहीं रुकता, तो कितना टाइम लगता, टाइम ही तो लगेगा ना, 18 किलोमीटर। भाई ये डिस्टेंस है, और इसमें अगर हम किससे स्पीड से अगर भाग दे दें, स्पीड से अगर भाग दे दें तो ध्यान दीजिएगा किलोमीटर कट गया, 6 × 3 = 18, इसका मतलब 3 घंटे तो बिना स्टॉपेज हुए रुका, चला, ठीक है, 3 घंटे ये हो गया। अब फिर यहां क्या बोल रहा है, अब रुक कर, अब रुकने वाला जो टाइम है वो भी देख लिया जाए। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 18 किलोमीटर तक की बात करूं, पहला किलोमीटर जब चलेगा तब तक तो भाई रुका ही नहीं होगा। 1 किलोमीटर मान लीजिए चल लिया, ठीक है, 1 किलोमीटर चल लिया, अब उसके बाद फिर क्या करेगा, अभी नहीं रुका क्योंकि भाई वो तो स्टॉपेज तक पहुंच गया। अब 1 किलोमीटर बाद जब दूसरे किलोमीटर पे आएगा, वहां पर जब गया, फिर चला, फिर यहां पर गया, तो अब रुकना स्टार्ट किया। कहने का मतलब भले ये 18 किलोमीटर है, लेकिन जो उसके बीच का गैप पूरा अगर देखा जाए तो पूरा कितना आ रहा होगा, जो गैप आ रहा होगा वो 17 आ रहा होगा। 17 किलोमीटर नहीं, ध्यान रखिएगा, वो गैप 17 का आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है, लिखा है ना साफ साफ कि 1 किलोमीटर चलने के बाद यह व्यक्ति 6 मिनट के लिए रुककर आराम करता है। इसका मतलब ऐसे आपका वो 17 बार वो आराम किया होगा। 18 किलोमीटर तक चलेगा तो 17 बार वो ऐसा मौका होगा जब वो आराम किया होगा। कितने मिनट का? 6 मिनट का के लिए वो रुककर आराम करता है। तो 17 बार अगर ऐसा किया तो 17 छक्का 102, और 102 क्या है? ये मिनट है, ये मिनट है। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे तो घंटे में चाहिए, क्योंकि आंसर जो आपका है घंटे में है। तो मैं क्या करूंगा,
बटे 60 कर दूंगा, ये आवर बन गया। और जो भी आएगा इसी में जोड़ दूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा। तो 6 दहम्मा 60, तो 17 बटे 10 अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 7 सही नहीं, 1 सही 7 बटे 10 घंटे। और अगर मैं इसको जोड़ दूं किसमें, 3 घंटे में, तो 3 1 4, तो आंसर जो आ जाएगा 4 सही 7 बटे 10 घंटे। ठीक है, इसको आप कोशिश करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके का कोई क्वेश्चन मिले तो घबराइएगा नहीं, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पर। लगभग सारी चीजें आप देख रहे हैं ना, हर सेट में आपको कुछ ना कुछ नया मिल रहा है। और सोचिए अभी तो शुरुआत, अभी तो दूसरा है, अभी तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखनी है। ठीक है, यदि 10 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके 3 दिन में 20 लकड़ी की पेटी बनाते हैं, तो 24 व्यक्ति प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करके कितने दिनों में 32 पेटियां बनाएंगे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, 10 गुणे, भाई ये सब तो आप पढ़े होंगे, 10 × 12 × 3, और जो भी काम है वो आपका कहां रहेगा, नीचे रहेगा। बराबर क्या हो जाएगा, 24 इंटू 4 घंटे, और क्या निकालना है, कितने दिन, ये डी आप ले लीजिए, और अपॉन जो भी काम होगा वो नीचे होगा, बाकी इंटू में होगा। अब इसी को सॉल्व करना है आपको, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, 12 दूनी 24, ठीक है, 12 दूनी 24 हो गया, यहां पर 4 8 32 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, ठीक है, और 4 पंजे 20 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। तो डी बराबर 6 दिन, डी बराबर 6 दिन आएगा, कैपिटल डी बराबर 6 दिन, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो कर लीजिएगा ये। चलिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ए व बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में करता है। चलिए आसान सा क्वेश्चन है, ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है, 30 दिन में। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, बी और सी मिलकर 40 दिन में कर रहा है। फिर बोल रहा है सी व ए मिलकर, सी प्लस ए दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 60 दिन में कर रहे हैं। तो फिर पूछ रहा है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम जो होगा वो टोटल काम होगा, तो 3 4 6, मतलब इसका जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 120। ये जो 120 होगा ये टोटल काम होगा, 30 3 कितना आएगा, 3 चौक 12, मतलब ये 4 यूनिट आया। ये 4 क्या बताता है, मैं फिर से एक बार बता दूं, ये जो 4 यूनिट होगा ए प्लस बी, मतलब ए और बी के द्वारा एक दिन में किया गया काम। ठीक है, यहां देखिएगा 4 3 12, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब यहां पर क्या करना है, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं क्या, तीनों को मिलाकर क्षमता। और ध्यान रखिएगा यहां गलती क्या होती है, क्योंकि जब मैं जोड़ूंगा 4 3 7 2 9, ये जो 9 यूनिट आया है, पता है ये जो 9 यूनिट आया है 2a प्लस 2b प्लस 2c की क्षमता है। अर्थात ये मैं बोल सकता हूं कि a प्लस बी प्लस सी का, मतलब a प्लस बी प्लस सी 2 बार अगर आ जाए तो उनकी वो क्षमता है। इसका मतलब वो a कितनी बार आ रहा है, 2 बार, b 2 बार और c 2 बार आ रहा है। इसका मतलब मुझे सिर्फ चाहिए क्या, मुझे सिर्फ चाहिए a प्लस बी प्लस सी की क्षमता। और क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया काम। इसका मतलब 9 जो था वो ठीक नहीं था, मतलब वो आप जब बाई 2 कर देंगे तो ये 9/2 जो होगा ये a प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों के द्वारा एक दिन में किया गया काम होगा, जिसे हम क्षमता भी बोल सकते हैं तीनों का। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, टोटल काम में इस क्षमता से, एक दिन के काम से अगर मैं भाग दे दूं तो हमारा क्या जाएगा, उस काम को, वो जो टोटल काम है इसको तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 से काट दीजिए तो ये 40 आ गया, 40 दूनी 80, 80/3 जो आंसर आएगा कितना आएगा, 80/3 दिन। आंसर कहां पर है, बी ऑप्शन पे। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्लियर हो चुका होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइएगा। ये किस्त का क्वेश्चन है, एसआई का। ठीक है, 848 रुपए, इसका भी बड़ा आसान तरीका मैं बताऊंगा। 848 रुपए की राशि 4 वर्षों में चुकाने के लिए प्रति वर्ष कितने का भुगतान करना होगा यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 4% हो। ठीक है, इसमें पूछा है कितने प्रति वर्ष कितने का भुगतान करना होगा, और किस्त का मतलब आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो उसी को बस हम लोग यहां पर देखना है, कोई भी फार्मूला यूज नहीं करना है। आप ये मान लीजिए जो आपकी किस्त है,
वो मान लेते हैं वो क्या है 100 है और उसी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो मान लीजिए शुरुआत में तो हम 100 से स्टार्ट करेंगे ना, फिर उसके बाद क्या होगा 4% की वृद्धि हो जाएगी, भाई ब्याज लगना स्टार्ट होगा। तो 4% जब हम इसमें बढ़ाऊंगा तो कितना आएगा 104 आएगा। फिर अगली बार जब आप 4% बढ़ाएंगे तो ध्यान रखिएगा एसआई में इसी पर जो आपकी मासिक जो ये किस्त बनेगी, जो शुरुआत में आपने किया होगा, जो दिया होगा, इसी पर आपका 4% ऐड होगा। तो इसका मतलब जब इसमें आप जो 4% होगा इस पे मतलब जो मेन आपका यही रहता है, लेकिन यहां पर जो 104 आपने किस दिया होगा इसके आगे अगर आपको बढ़ाना होगा तो मतलब यहां पर अगर मैं बोलूं तीसरे वर्ष में, तो तीसरे वर्ष में आपको 104 + 4 मतलब 108 देना होगा। चौथे वर्ष में 108 में 4 जोड़ूंगा क्योंकि वो जो 4 होगा इसका होगा। बात समझ आ रही है? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, साधारण ब्याज है, तो 112। अब ये जो टोटल होगा ना, यही जो टोटल है यही आपका क्या था 848 रुपए की राशि, ठीक है 848 रुपए। और यही जो 848 रुपए है अगर आप ध्यान से देखें ये यूनिट में है, ध्यान रखिएगा ये आपका क्या है यूनिट है। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो अगर ये ध्यान दें सभी लोग, सभी चीज क्या है 100 में है, तो 400 ये हो गया, 12 ये हो गया, 8 4 12 ये हो गया, तो 424 यूनिट, 424 यूनिट ये क्या है 848 रुपए के बराबर है। तो हमें 100 यूनिट की वैल्यू बतानी है, मतलब इस 100 की वैल्यू बतानी है। तो ये कितनी बार गया 2 बार गया, भाई सीधी सी बात है दुगना है। तो 1 यूनिट बराबर 2 आ गया, तो 100 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 100 यूनिट। यही आपका क्या है, ये देखिए यही आपका पूछा है ना, प्रति वर्ष कितने का भुगतान करना होगा, तो वही आपका आंसर आ जाएगा कितना 200 रुपए। इससे बेस्ट मेथड आपका नहीं हो सकता, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब मुझवानी भी कर सकते हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखते ही बता देंगे कि हाँ 400 ये हो गया, 4 8 4 12 424 दो यूनिट, फिर 2 जीरो लगा दिया, 200 आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पर। 15 हो गया, 16। चलिए 16 को एक बार ध्यान से देखिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। सारी चीजें मैं कवर कर रहा हूं धीरे धीरे जब तक 15 प्रैक्टिस सेट तक जब हम लोग आएंगे तब तक आपको खुद ही लग जाएगा कि पूरी जो मैथ्स है ना पूरी एकदम लगभग रिवाइज हो जाएगी आपकी। चक्रवृद्धि ब्याज की, जिसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, कि किसी वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, उसी दर से कितने वर्ष में वह स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन तो हमने कई बार देखा होगा। चलिए इसका तरीका बताता हूं। कोई धनराशि है, मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, ठीक है, 3 वर्ष में ये, और जिस तरीके से मैं सोल्यूशन ये लिख रहा हूं उसी तरीके से आपको ई बुक में भी वो चीज मिल रहा होगा। जिस उस समय शायद भले ना समझ में आए, लेकिन ये वीडियो में जो आप सोल्यूशन देख रहे होंगे इससे आपको काफी हेल्प मिल रहा होगा। तो 3 वर्ष में ये कितनी हो जा रही है, दुगनी हो जा रही है। अब चक्रवृद्धि ब्याज का, इस पे एक क्वेश्चन आपने एसआई वाला किया है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या चलता है ध्यान दीजिएगा। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका जो रेशियो होगा 2/1, जिस रेशियो में ये चल रहा है मतलब पहले से दुगनी हो गया। अब यहां पर मुझे और आगे अगर बढ़ना होगा, ठीक है, और अगर आगे बढ़ना होगा तो मैं इसका दुगना करूंगा, और जब मैं इसका दुगना करूंगा तो ये कितना आएगा 4, और ये जब 4 आएगा तो इसमें भी जो समय लगेगा ये भी 3 वर्ष लगेगा। कितना लगेगा, ये भी आपका 3 वर्ष लगेगा। अब यहां पर जो 4 आया, फिर अगर मैं बोलूंगा इसका जो दुगना करूंगा कितना 8, अभी भी कितना वर्ष लगेगा 3 वर्ष लगेगा। फिर अगर मैं बोलूं इस 8 का दुगना करूं तो कितना आएगा 16, तो अभी भी टाइम आपका जो पीरियड रहेगा वही रहेगा। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब आप बोलेंगे अभी मैं समझा रहा हूं क्या दिक्कत होने वाली है। तो पूछ रहा है उसी दर से कितने वर्ष में वह स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। तो अब बताइए शुरुआत यहां से हुआ, अब 1 से कितना हो गया यहां तक 16 गुना हो गया, और कितना टाइम लगा 3 3 3 3, तो आंसर कितना आ गया 12 वर्ष। कितना हो जाएगा 12 वर्ष। ये तो मैंने समझाया आपको, लेकिन एग्जाम में कुछ नहीं करना। एग्जाम में आपको क्या करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। एग्जाम में क्या करना है, जो भी ये 16 गुना है ना, यहां पर क्या था 2 गुना था, तो 16 जो है इस 16 को हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, और ये जो पावर दिख रहा है ना ये पावर 4, इस पावर 4 ऐसे लिखिए और इस 3 को इंटू लगाकर ऐसे कर दीजिए, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। ठीक है, क्योंकि आप अगर उसमें देखेंगे तो सॉल्यूशन में ऐसा दिया है, इस तरीके से मैंने नहीं बताया है, तो
कुछ चीज अगर आपको क्लियर है तो ठीक है, मैंने वैसे भी समझा दिया, ऐसे भी अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा मैंने वहां पर क्यों किया था। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन आपका ये क्लियर हो गया। आंसर कितना आया? 12। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। भाई ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इसको तो मुजवानी हम लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? दो संख्याओं में अनुपात दिया है, यदि इन संख्याओं का योग 660 है तो चलिए 20 यूनिट बराबर कितना? 660, तो 1 जीरो कट गया, तो 2 यूनिट बराबर 66, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 33। 1 यूनिट बराबर आ गया 33। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 33 आ गया, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? अब जब दोनों संख्याओं का अंतर पूछ रहा है तो सीधी बात है, जब 33 आ चुका है तो हमारा जो आंसर आएगा 11 का मल्टीपल होगा। मैंने इसको भी नहीं देखा क्योंकि मुझे समझ में आ गया 11 का मल्टीपल कहां बना रहा है? यहां पर बना रहा है 66। देखिए 1 सेकंड 2 सेकंड भी बच रहा है तो अच्छी बात है, ये करना है। ठीक है, यहां पर देखिए वैसे देखा जाए तो 11 माइनस 2 कितना आया? 2 आया, तो 2 यूनिट आया, तो 2 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 33, तो 2 गुणे 33 कितना आ जाएगा? 66। 1 सेकंड लगा कि नहीं लगा? 2 सेकंड, मतलब इसके बाद आपको 2 से 3 सेकंड लगा। मैंने वहीं देखा और तुरंत ऑप्शन में नजर गई और तुरंत आंसर लगा दिया। इसीलिए क्वेश्चन पढ़ते समय एक आपका सरसरी निगाह आपका ऑप्शन में भी चला जाना चाहिए। ठीक है, कितनी बार तो ऐसा होता है इतना बड़ा सा 5-6 लाइन का क्वेश्चन होता है और आप लोग समझ नहीं पाते और करने बैठ जाते हैं, पता चला 2 मिनट का क्वेश्चन है पूरा लगाने में, लेकिन देखा जाए तो कुछ वहां पर क्लू दे देता है जिससे हम 2 सेकंड के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन को कर देते हैं। और मिलेगा भी इस प्रैक्टिस सेट में, मैंने हर टाइप के क्वेश्चन रखे हैं जिससे आपको मजा आए। ठीक है, जो आप नहीं सोच पाते हैं। पूछा जाए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, स्टार लगा लीजिएगा। लिखा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल। 5 क्रमागत विषम संख्या मतलब ऑड नंबर का योगफल जो दिया है 565 है। 565 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। आंसर क्या आ गया? 8 आ गया। कैसे हुआ? ठीक है, कैसे हुआ समझिएगा ध्यान से। यहां योगफल 565 ना देकर, ये तो छोटा दिया है, यहां अगर दे देता 1,05,656 दशमलव, मतलब दशमलव नहीं 56 कुछ भी दे देता, कुछ भी समथिंग XYZ दे देता और बड़ा दे देता, तब भी हम बहुत ही जल्दी बता सकते थे, तब भी आपका आंसर 8 ही आता अगर ये ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे इसका तरीका थोड़ा मैं बता दे रहा हूं क्योंकि आपको बुक में भी वो दिख जाएगा, ई बुक में। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, संख्याओं पे, नंबर सिस्टम पे ये कॉन्सेप्ट है, तो जब भी अगर योगफल देता है 5 क्रमागत विषम या लगातार या सम संख्याओं, 5 क्रमागत सम संख्याओं का, ठीक है, तो योगफल जब भी देगा तो जितनी भी संख्या देगा उससे डिवाइड कर दीजिए। जब उससे डिवाइड करेंगे तो कितना आया? 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर कितना जाएगा? 5 3 15। ये जो 113 आया ना, ये आपका एवरेज होगा। ये क्या होगा? एवरेज। एवरेज का मतलब ये हो गया 113 जो होगा ये बीच में होगा, बीच में, ठीक बीच में। ठीक है, तो इसके पहले विषम क्या होगा? 111, इसके पहले क्या होगा? 109, इसके बाद क्या होगा? 115, इसके बाद क्या होगा? 117। मतलब ये हमारी 5 संख्या है जो यहां पर बोला था। ठीक है, अगर आपसे पूछता बड़ी संख्या तो इस तरीके से हम निकाल देते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो 113 जो आया है, यहां 2-3 चीजें मैं बताऊंगा भी, नोट कर लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन तो तुरंत आ गया था, अब कैसे तुरंत आया था उसी में डिस्कस कर रहा हूं। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें 117 माइनस 109 घटाइए, बड़ी और छोटी पूछा है ना, सबसे बड़ी और तथा छोटी का अंतर, तो 117 में 109 घटा दीजिए, 100% 8 ही आएगा। आया कि नहीं आया? मैं तो पढ़ के ही लगा दिया था, आप भी पढ़ के लगा देंगे आज के बाद। क्या मैंने बताया ध्यान समझिएगा। जब भी यहां पर जो भी संख्या देगा, अगर हमसे बड़ी और छोटी का अंतर पूछे और जो यहां पर क्रमागत संख्याओं के फॉर्म में दिया रहे, विषम में दे या लगातार दे, तो यहां पर इस बात का ध्यान रखिएगा, जितनी भी संख्या रहेगी 5, इससे एक कम कर लो। इससे क्या कर लो? एक कम कर लो। अगर विषम सम दिया है, विषम सम दिया है तो 100% विषम सम संख्या होगा, तो इनके बीच का जो गैप होगा कितने का होगा? 2 का। तो वही जो एक कम करने के बाद उसी 2 से बस आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है और यही हमारा क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा।
क्लियर है, बात समझ में आई? यही अगर सम होता तब भी हमारा आंसर ये आता। अगर लगातार होगा तो लगातार में कुछ नहीं करना है, लगातार जब होगा तो इनके बीच का गैप क्या होगा, जैसे 3 4 क्या है लगातार है, तो मान लीजिए अगर 5 होता तो मैं 1 कम करता 4 तो गुणे 1 करना पड़ता, ठीक है। अगर अंतर सभी के बीच का गैप अगर 3 का होता, ऐसे ही करना है, तब वहां पर इंटू 2 ना करते, इंटू 3 करते। फिलहाल अभी तक ऐसा नहीं आया है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहली चीज, यहां पर एक चीज और पूछा जा सकता था, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योगफल। फिलहाल ये तो आप देखते ही बता दोगे अंतर वाला बड़ी और छोटी का। अब बड़ी और छोटी का योगफल जब बताना होगा तो पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, जो भी योगफल दिया है आप जो भी संख्या दी रहेगी उससे भाग दे दीजिएगा 5 से, वो औसत आ जाएगा, और उसी औसत को क्या कर दीजिएगा, दुगना कर दीजिएगा। दुगना मतलब औसत ये था 113 का, अगर आप दुगना करोगे 226 आ जाएगा। चाहे तो आप चेक भी कर लो, आपका आंसर 126 ही आ रहा होगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब क्या क्या बताया जाए, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे, उम्मीद करता हूं। तो जो मैंने वहां लिखा था, इसका मतलब ये नहीं कि 450 ही क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। वहां जो 2000 क्वेश्चन लिखे गए हैं उससे ज्यादा भी मैं इस क्लास में डिस्कस कर रहा हूं, इसीलिए वहां पर लिख दिया गया है, ठीक है। आपको भी मजा आ रहा होगा, तो ये सारी चीजें नोट करते चलिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है, एक बार आप देख लीजिएगा। बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खे सकता है, खवैया टाइप का, ठीक है। तथा उसी दूरी, ध्यान दीजिएगा, उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं, तो उसकी चाल का धारा की चाल से क्या अनुपात है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। यहां पर एक चीज अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर आपकी जो दूरी है, डिस्टेंस जो है, क्या ये कांस्टेंट है क्या? आप बोलोगे हाँ सर कांस्टेंट तो है, क्योंकि वही दूरी जितनी भी 3/3 बोला तो यहां बोला उसी दूरी। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो एक क्लू आपको मिल गया। क्या क्लू मिल गया वो ध्यान समझिएगा। जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा तो आपका समय और चाल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बन जाता है। इसका मतलब यहां पर ये जो 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खे सकता है तथा उसी दूरी को वापस तय करने में 10 मिनट लगते हैं, ठीक है, 10 मिनट लगते हैं। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर एक क्लू क्या है ध्यान समझिएगा। लिखा है एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खे सकता है, ठीक है। तो आप क्या करिए, यहां पर सीधी सी बात है, ध्यान समझिएगा। 15, अगर आप धारा की दिशा में चल रहे हैं, धारा की दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि आपको यहां पर निकालना क्या है, यहां पर आपको निकालना है चाल की, यहां पर निकालना है उसकी चाल तथा धारा की चाल का आपको अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि यहां पर धारा की भी चाल है, आदमी की भी चाल है, ठीक है। तो इसका अगर उसी रास्ते में दो चीजें देखिए, अगर यहां पर देखिए धारा की चाल है इस तरीके से, और यहां पर अगर आदमी इस तरीके से जा रहा है, चाहे जिससे भी जा रहा हो, नाव से भी जा रहा होगा, अगर उसी रास्ते में जा रहा होगा तो क्या हो जाएगा, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट में और नाव वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा अंतर है, तो इसे हम लोग बोल देते हैं, जब इनको हम जोड़ देते हैं तो इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, अनुप्रवाह। अनुप्रवाह की चाल बोल देते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। अगर मान लीजिए धारा की चाल ऐसे है और बोट की चाल, जो आपकी नाव है उसकी चाल ऐसी है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्व प्रवाह, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम, ठीक है। तो यहां पर आप क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे होंगे तो कुछ चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। क्या कि 15 मिनट और 10 मिनट, 10 मिनट अगर लग रहा है वही दूरी है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है 10 मिनट क्यों लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं धारा की चाल और नाव की चाल, या आदमी बोल रहा है, आदमी की चाल दोनों मिल गए होंगे, मतलब एक ही डायरेक्शन में होंगे, तभी तो टाइम कम लगा। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर अगर मुझे यहां पर डायरेक्ट आपको निकालना है तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, ध्यान देखिएगा, ये 15 मिनट आपको पूरा बता रहा है। 15 मिनट में वो सारी चीजें इंक्लूड हैं, कौन कौन सी, आदमी की चाल और धारा की चाल, ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं इसमें। इसीलिए जब आप डायरेक्ट इसको निकालोगे तो वहां पर आपको जोड़ना भी होगा और घटाना भी होगा। कैसे करना है उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। क्या करना है ध्यान दीजिएगा, इसका डायरेक्ट आपका फार्मूला बन जाएगा। अगर मुझे व्यक्ति की चाल, जो भी है व्यक्ति की चाल, आदमी की चाल, ठीक है, और
धारा की चाल का अगर मुझे रेशियो बताना है, धारा की चाल का रेशियो बताना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 15 प्लस 10/2, ठीक है, 15 प्लस 10/2 और यहां से आ जाएगा 15 माइनस 10/2, इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहां से आ जाएगा 25/2, 25/2, यहां से आ जाएगा कितना 5/2, 2 से 2 कट गया, 5 से इसको काट दीजिए तो 5:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5:1। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर क्योंकि ये जो 15 था ये आपका एक की चाल नहीं था, उसमें आपके दो चीजें इंक्लूड थी, आदमी की भी चाल थी, धारा की भी चाल थी, ठीक है, वो अपोजिट डायरेक्शन में थे। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर व्यक्ति की चाल और धारा की चाल निकालते हैं तो उसका फॉर्मेट ये बनता है। तो इस तरीके से आपका जो आंसर यहां पर आएगा 5:1 आएगा, ठीक है, 5:1 आएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा इस चीज को। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पर। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन ये है कि दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 394 है। कितना है 394 है, उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसका तरीका भी मैं आपको जबरदस्त बताने वाला हूं, तो ध्यान समझिएगा, ठीक है। ये आपको बुक में भी नहीं मिलेगा। दो प्राकृतिक क्रमागत अगर विषम संख्याओं की अगर मैं बात करूंगा तो इसका मतलब अगर आपका x है तो दूसरा क्या होगा x+2 होगा, यही तो होगा। और बोला है क्या है, इनके वर्गों का योगफल, मतलब x² प्लस जो भी ये होगा x+2 का होल स्क्वायर बराबर कितना है 394। अब आप बताइए, इसमें पूछा है उन संख्याओं का योगफल, मतलब जो विषम संख्याएं थी x और x+2 जो आपने माना था, इनको पहले तो यहां से सॉल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, फिर टाइम लगेगा। x का मान निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे फिर आंसर लाएंगे। तो मैं ये नहीं करने वाला हूं, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं। कंपटीशन अगर निकालना है तो कुछ नया सोचना पड़ेगा, ठीक है। नया कैसे सोचेंगे, अगर इस टाइप का ऐसा क्वेश्चन है तो कुछ नहीं करना है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, स्टेप्स ध्यान रखिएगा। और वो स्टेप्स कैसे समझ में आए, जब पूरा आप डिटेल में करोगे तो वो स्टेप भी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाता है, और वही सारी क्या चीजें होती है, ट्रिक्स बन जाती हैं। तो 394 का आप क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए, आधा। जब आप आधा करोगे तो आएगा 2 1 कम 2, 2 9 18 और 2 7 14। 197 जब आया तो यहां पर हमेशा जैसे इस टाइप का जब क्वेश्चन बनेगा तो कहीं ना कहीं जो भी आएगा उसमें अगर मैं एक कम कर दूंगा तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा 197 - 1 196 आ गया, और 196 से जो 14 आया तो हम वहां तक पहुंच गए। लेकिन 14 क्या है, 14 एक सम संख्या है, और यहां क्या बोला है, दो क्रमागत विषम संख्या। इसका मतलब 14 जो होगा ये बीच की संख्या होगी, इसके पहले एक विषम होगी और इसके बाद एक विषम होगी। इसका मतलब जो इसके पहले विषम होगी 13 होगी, 14 के बाद क्या होगी 15 होगी, और यही वो दो संख्याएं हैं जो x था और 15 क्या था, x+2 था। तो इन्हीं का योगफल पूछा था, तो हमारा आंसर क्या आ गया 28 आ गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। मजा आया कि नहीं आया। हाँ देखिए, थोड़ा सा तो आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आप प्रैक्टिस के बैच में हैं। डिटेल में अगर जाएंगे तो देखिए सीधी सी बात है, टाइम लगता है। मैथ्स अगर पूरा कंप्लीट करना है तो उसका पूरा ड्यूरेशन होता है 5 महीने 6 महीने, उसको पढ़ना पड़ता है, तब जाकर उस लेवल पर आप सोच पाते हैं। क्लास में आपको सारी चीजें बताई जाती हैं, प्रैक्टिस आपको मैं करा रहा हूं, वहां पर कैसे होता है, क्यों होता है, प्रूफ होता है, जिससे आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो, आखिर ये क्यों हो रहा है। ठीक है, यहां मैं इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको क्यों क्या क्या बताऊं, ठीक है। आपको स्टेप्स ध्यान रखना है और एग्जाम में अप्लाई करना है, ठीक है। बाकी तो आपको नीचे पट्टी चलती हुई दिखी रही होगी, तो आप उस पर गौर कर सकते हैं। अगर आपको और अच्छा मैथ्स करना है तो आप अपना क्वेरी वहां पर पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। यदि sin थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 है तो sin की पावर 5 थीटा प्लस कोसेक की पावर 5 थीटा बराबर का मान क्या होगा। और आपको याद होगा हर एक पेपर, हर एक प्रैक्टिस सेट में कुछ ना कुछ मैंने आपको लिंक किया है। आपको याद होगा पहले प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन था x की पावर 47 प्लस 1/x की पावर 47 बराबर 2, और फिर ने वहां बोला भी था कि ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसे ही आता है। आ गया, लीजिए आ गया। तो यहां दो तरीके से क्वेश्चन बनता है। अगर ये आपका ऐसा दिया है, ठीक है, तो साइन थीटा कोसेक थीटा, इसका मतलब जो इसका फॉर्मेट है ये भी वही अलजेब्रा वाला ही फॉर्मेट है। देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा,
अगर मैं साइन थीटा को x ले लूं, इसको भी x ले लूं, तो क्या ये x प्लस 1/x बराबर 2 नहीं बन गया? बन गया। इसका मतलब अगर ये 2 है तो यहां पर चाहे पावर 5 कर दूं, चाहे यहां पावर 7 कर दूं, कुछ भी कर दूं, यहां पर इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा। यहां पर भी आंसर क्या आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा। तो साइन कोसेक बराबर साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2, कुछ भी पूछ ले। उसके अलावा क्या क्या बनता है? 3 टाइप बनते हैं। tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, तब भी आपसे tan वाले फॉर्म में कुछ भी पूछ ले तब भी आप कर सकते हैं। और उसके अलावा सेक थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 2, तब भी आपसे यहां पर पूछ सकता है। बस यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, यहां पर आपसे एक चीज और पूछ सकता है कि सिर्फ इतना देगा, बोलेगा किस मान के लिए इसका मान थीटा है, मतलब थीटा के किस मतलब मान के लिए इसका मान क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो आप क्या बोलोगे? 2 कब आएगा? जब हम यहां पर थीटा का मान 90 रखेंगे। जब थीटा का मान आप 90 रखोगे तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो कभी कभी एंगल भी पूछ लेता है। ऐसे tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 है, वो आप कर लोगे। तो थीटा के किस मान के लिए? अब tan कॉट रहेगा तो थीटा बराबर 45, 1 + 1 बराबर 2। सेक कॉस रहेगा तब किस मान के लिए? तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा? 0 डिग्री मान के लिए, 0 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहां पर 2 तरीके से क्वेश्चन बनता है। बाकी अगर एंगल पता चल गया तो यहां तो चाहे तो tan भी कर सकता है भाई, tan भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल tan 90 तो इन्फिनिटी हो जाएगा। 22 ऐसा क्वेश्चन आपने देखा भी होगा। एक कमरे की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर तथा ऊंचाई 4 मीटर। इसका मतलब सीधी बात है, क्यूबाइड की बात कर रहा है, घनाभ की बात कर रहा है। कमरे में अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है? इसके लिए बस सीधा सा फंडा है, कुछ नहीं करना है। बस आप क्या करिए, जैसे पाइथागोरस प्रमेय जब आप अप्लाई करते हैं, या आयत में आप देखते हैं ना विकर्ण की लंबाई, लंब का स्क्वायर प्लस जो भी आपका बेस था उसका आपने किया, सॉरी उसमें राइट एंगल ट्रायंगल में उसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर आप कर देते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं, तो डायरेक्ट वो आपका हाइपोटेन्यूज आ जाता है। वही चीज यहां पर भी है। जब आप क्यूबाइड में करेंगे तो यहां पर आपका लंबाई चौड़ाई के बाद एक हाइट भी हो जाता है, क्योंकि ये 3D का फिगर होता है, 3 डायमेंशन होता है। तो मैं क्या करूंगा, 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये आपका होता है सबसे अधिकतम, मतलब इससे लंबी छड़ उस कमरे में नहीं रखी जा सकती। इसी पे एक क्वेश्चन भी बन जाता है। फिर मान लीजिए, जैसे चलिए मैं बता रहा हूं, इसको निकालने के बाद मान लीजिए 2-3 छड़ की लंबाई दे देगा, बोलेगा इसमें से कितने ऐसे छड़ हैं जिसको इस कमरे में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका आंसर आ गया कि 10 आ गया, ठीक है, लंबाई 10 आ गई, डायगोनल जो रखेंगे सबसे लंबी छड़। और आपको दिया है कि बहुत सारे छड़ हैं, 4-5 छड़ दिए गए हैं, और उसमें दिया गया है जैसे 11 दे दिया, 12 दे दिया, मतलब कि सबसे ज्यादा आप 10 का ही रख सकते हैं। तो 10 से कम वाले तो सारे आ जाएंगे कमरे के अंदर, लेकिन जो 10 से बड़े हो जाएंगे वो कमरे के अंदर नहीं आ पाएंगे। इसी पे एक बार आपके टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। टेट क्या, आपके शायद पीसीएस के एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर आप ध्यान दें, तो यहां पर ये 100 आ जाएगा, ये 64 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। इसी को बस आपको सॉल्व करना है। 164 और 16 कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, चलिए 180 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। 180 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो आ जाएगा 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18, और 1 0 का मतलब क्या हो गया? 1 2 1 5, 1 2 1 5, तो 1 3 यहां से निकलेगा, 1 2 निकलेगा, तो 3 दूनी 6√5, 6√5 आपका आंसर आ जाएगा, 6√5 मीटर। कितना जाएगा? 6√5 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 17 रेशियो में, 15 और 8 के रेशियो में दिया गया है। यदि उस त्रिभुज का परिमाप का मतलब होता है सारी भुजाओं का जो सम होगा वही आपका परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है, 40 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, चलिए अगर मैं देख रहा हूं, यहां पर ध्यान समझिएगा, 17 15 कितना होता है? 17 और 15 32, और 32 और 8 कितना हो गया? 40 हो गया। डायरेक्ट ये भी 40 आ रहा है। और यहां पर आप देख रहे होंगे जो आपकी ये भुजा की लंबाई दी गई है 8 15 17, ये आपका क्या है? ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ये क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो इसका मतलब ये जो आपकी भुजा दी गई है ये कैसा त्रिभुज है? राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज है। तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज ये अगर आ गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल
1/2 लंबाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई मान लीजिए सॉरी आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा। तो आधार मान लीजिए कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए आधार आपका ये 15 हो गया और ऊंचाई 8 हो गया, क्योंकि जो सबसे बड़ी भुजा होगी तो वो तो कर्ण होगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 4 आ गया, 15 चौका 60। तो आंसर क्या आ जाएगा 60 वर्ग मीटर, क्योंकि यूनिट क्या होता है वर्ग मीटर होता है। आसान सा क्वेश्चन था, मैंने उसके बराबर भी नहीं किया क्योंकि वहीं से आपका आ गया था। जैसे x मानकर आप बराबर करते हैं ना, ये भी करने की जरूरत नहीं है। यदि कोई धनराशि किसी ब्याज दर पर 5 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तब ज्ञात कीजिए उसी ब्याज दर पर यह धनराशि कितने समय पश्चात स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। यहां पर जब भी ब्याज की बात करता है, अगर मान लीजिए किसी भी ब्याज ना तो साधारण की बात करें ना तो चक्रवृद्धि की बात करें, ठीक है, तो हमेशा इसको हम साधारण ब्याज की तरीके ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन ये है, कोई धनराशि किसी ब्याज दर पर 5 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जा रही है। तो मान लीजिए मूलधन आपका 1 था, 5 वर्ष लगे, 5 वर्ष में वो क्या हो गया दुगना हो गया। मतलब ये आपका अमाउंट है, ये आपका पी है, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू। फिर क्या बोल रहा है, तब ज्ञात कीजिए उसी ब्याज दर पर यह धनराशि कितने समय पश्चात स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। मतलब 1 से ये क्या पहुंच जाएगी 4 हो जाएगी। इसका मतलब यहां पर ब्याज कितना है 1, तो 1 यूनिट, क्योंकि मिश्र धन माइनस मूलधन क्या होता है ब्याज होता है। तो 1 यूनिट ब्याज जो आपका हो रहा है, 1 यूनिट ब्याज 5 वर्ष लग रहा है, 5 वर्ष लग रहा है। अब बताइएगा अब कितने यूनिट यहां ब्याज निकल कर आया, 4 - 1 3 यूनिट। 1 यूनिट में 5 वर्ष लग रहा है, तो 3 यूनिट में कितना लगेगा 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, इसका मतलब 15 वर्ष आपका ये लग जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में काफी लोग फार्मूला और याद करते हैं। पहली बात तो कोई फार्मूला आपको याद नहीं करना है। फार्मूला याद करेंगे भूलेंगे, याद करेंगे भूलेंगे। सबसे अच्छा है कि कॉन्सेप्ट को आपको इतना बिल्डअप करिए कि रिवीजन की जरूरत ना पड़े। जो लोग फार्मूला याद करते हैं वो बस रिवीजन ही करते रह जाते हैं। भले कुछ क्वेश्चन जल्दी लग जाए, लेकिन खतरा बहुत ज्यादा है। अगर क्वेश्चन घूम गया तो आप भी घूम जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। इसमें 25 क्वेश्चन, जल्दी ये भी आपका प्रैक्टिस सेट 2 भी आपका यहाँ पर फिनिश होने वाला है। अच्छे समझिएगा, ठीक है। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा इसमें भी आपको मैं कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। तरीके बहुत हैं लगाने के, मैं आपको यहां पर कुछ नया बताता हूं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार ने 8000 रुपए के एक साइकिल के मूल्य में पहले 20% की तथा फिर 10% की कटौती की, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या होगा, कटौती किया जा रहा है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन, देखिए ये लिखूंगा नहीं मैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये नहीं लिखना है, लेकिन मैं यहां लिखकर आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो 10% को क्या लिखूंगा 1/10। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि 5 क्या है और 1 क्या है, ठीक है। इसका मतलब पहले 5 था, पहले 5 यूनिट था, फिर क्या हो गया कटौती का मतलब 1, ये जो 1 बता रहा है 1 की कटौती हो गई। इसका मतलब पहले 5 था, जब 1 की कमी हो गई तो कितना हो गया 4 हो गया। ऐसे यहां पर भी क्या हुआ, पहले 10 था, फिर 1 की कमी हो गई तो क्या हो गया 9 हो गया। क्या हो गया 9 हो गया। यहां पर ध्यान रखिएगा, इसको करने से पहले आप इसको और आसान बना सकते हैं। यहां पर इधर वाला सेक्शन और इधर वाला सेक्शन, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद कहीं ना कहीं आप रेशियो को काटते ही हो, क्योंकि अगर काटते ही हो रेशियो बनता है जब, तो क्यों ना मैं यहीं पर काट लूं। तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो हमारा जो रेशियो बन गया 25:18। कितना बन गया 25 और 18 का रेशियो बन गया। अब आप समझिएगा ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पर 25 और 18 का बन गया, तो ये बताइए इसका मतलब जो एक दुकानदार ने 8000 रुपए लिया था, तो आप क्या बोलोगे 25 यूनिट बराबर क्या, 25 यूनिट बराबर 8000, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे और 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यही करोगे। लेकिन यहां पर जो ये आप करोगे तो इसमें कुछ ना कुछ समय लगेगा। तो लेकिन आपको पता है कि जब मुझे 18 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, वही विक्रय मूल्य, कटौती के बाद वही विक्रय मूल्य पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो 18 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल होगा। ये अप्रोच आपको आना चाहिए, जिससे हम अपने कैलकुलेशन को क्या कर सकें, आसान कर सकें। इसका जो भी आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा। क्या ये आंसर होगा, क्या नहीं होगा, ये भी 9 से नहीं कटेगा। अगर यहां पर अगर ध्यान दें तो ये देखिए 7 5 12, ये भी 9 से कट रहा है और ये भी 9 से कट रहा है। कम से कम 50% तो ऑप्शन मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब कुछ चीजें तो आप अप्रोक्सीमेशन से भी लगा सकते हो।
भाई ये भी तो एक तरीका है। अप्रॉक्सीमेशन कैसे समझिएगा, आपको पता है कि इस 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है 8000, 25 यूनिट की वैल्यू 8000, ठीक है। तो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं सिर्फ 12.5 भी कर दूंगा तो लगभग ये इसका आधा चला जाएगा 4000, ठीक है। इसका मतलब सीधी सी बात है, आपका अगर 18 यूनिट है तो सीधी सी बात है यहां पर आपका जो आंसर आएगा 7200 तो नहीं हो सकता, आंसर कितना आ जाएगा 5760। अगर दिक्कत हो तो भाई आप फिर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। 25 यूनिट बराबर 8000, एक यूनिट की वैल्यू निकालो, जो भी आएगा 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। लेकिन कई बार ऐसा क्वेश्चन बनता है जहां पर हम, अभी बनेगा भी शायद आगे, ठीक है, जहां पर हम इस तरीके से अपने कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं, लास्ट मोमेंट पर भी हम लोग कम से कम 7 से 8 सेकंड बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 पे अगर आप ध्यान दें, यहां पर आपसे एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन पूछा गया है। 3 संख्या का रेशियो दिया गया है, इनके अनुपात में तथा उनका मासा कितना है 12 है, तो इन तीनों संख्याओं का लासा क्या होगा, इन तीनों संख्याओं का लासा क्या होगा। तो अब भाई ये बताइए, ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें तो आप आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। पहली बात तो अगर तीनों संख्याओं का लासा पूछा है तो मैंने क्या बोला, जो भी एलसीएम होता है वो एचसीएफ से क्या होगा विभाजित होगा, एचसीएफ से विभाजित होगा। तो एचसीएफ कितना है 12 है, इसका मतलब 12 से क्या 86 कटेगा, नहीं कटेगा। ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, क्लियर है, सारी चीजें कट रही हैं। अब हम क्या करेंगे समझिएगा ध्यान से, जब भी ये रेशियो दिया रहता है, अगर मुझे तीनों संख्या पता लगाना हो तो 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये पहली संख्या आ जाएगी 12 कम 12, 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये दूसरी संख्या आ जाएगी 12 दूनी 24, 12 का मल्टीप्लाई तीसरी में कर दो तो तीसरी संख्या आ जाएगी 12 3 36, और इसी का आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालते समय इस बात का ध्यान रखना है, जिस भी संख्याओं का, जैसे यहाँ 3 संख्या है 3 संख्याओं का अगर मुझे एलसीएम निकालना होगा तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी इससे या तो एलसीएम ये हो सकता है या तो हमेशा एलसीएम इससे बड़ा होगा, कभी भी इससे छोटा नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो भी एलसीएम होगा इन संख्याओं से पूर्णतया क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, इन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। किससे किससे, जो भी एलसीएम होगा एचसीएफ से भी विभाजित होगा, तीनों संख्याएं जो हैं उनसे विभाजित होगा। चलिए चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं, निकालने की क्या जरूरत है, आपको तरीका पता ही चल गया। तो 12 3 36, 12 से ये भी कट रहा है क्या, हाँ ये भी कट रहा है, ये 24 से नहीं कट रहा है, अगर आप ध्यान दें 24 से कट रहा है क्या, 24 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब 84 नहीं होगा, ठीक है। 36 से अगर मैं बात करूं, 36 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। 12 से देखिए ये तीनों से कट रहा है, सॉरी 24 से ये नहीं कट रहा है, 24 से ये नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब 72 जो होगा वो 24 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है और 36 से भी कट रहा है। तो हमारा जो यहां पर आंसर होगा वो क्या आ जाएगा 72। समझ में आया कि नहीं आया, तो डिविजिबिलिटी रूल आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे तो एलसीएम निकाल लो, क्या दिक्कत है। 36 है, चलिए 36 अगर है तो ध्यान रखिएगा, इसको मैं लिखता हूं 12 गुणे 2, इसको लिखूंगा 12 गुणे 3, तो इसमें क्या नहीं है 2 नहीं है, तो 36 गुणे 2 हो गया। अब 12 तो ऑलरेडी इसमें सभी में शामिल हो चुका है, और इसका मतलब मैं यहां पर पढ़ते समय इस बात का भी ध्यान रखिएगा, एलसीएम में पढ़ाया भी जाता है, जो मैं पढ़ाता भी हूं आपके दिमाग में बैठाता हूं, वो क्या है कि कभी भी एलसीएम निकालते समय किसी को भी नहीं छोड़ना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है, मतलब जो फैक्टराइजेशन होंगे, जो सबसे बड़ी बड़ी संख्याएं होंगी, जो भी बड़े बड़े फैक्टर्स आएंगे सभी को शामिल करना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है। कुछ लोग गलत भावनाओं में लेकर चले जाते हैं कि भाई किसी को नहीं छोड़ना है, ठीक है। फिलहाल ध्यान रखिएगा, संख्याओं में जो भी होगा किसी को भी नहीं छोड़ना है। तो आंसर यहां पर जो है वो क्या है 72 है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए यही क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन जनसंख्या वाले आपको बहुत देखने को मिले होंगे। फिर वही बात, अब मैं परसेंटेज में अब आपको मैं बोलूंगा, डायरेक्ट बताऊंगा, जो मैं लिखता हूं वो डायरेक्ट आप समझिएगा, क्योंकि अब तो प्रैक्टिस हो ही गई होगी। लिखा है एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ये है 8000। यदि प्रथम वर्ष में जनसंख्या में 10% तथा दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि होती है तो दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से, यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि 10% और 20%, पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20%, ये वृद्धि हो रही जनसंख्या में। तो 1/10, तो इसका मतलब पहले 10 था फिर 11 हो गया शुरुआत में,
ठीक है। फिर 20% को मैं क्या लिखूंगा 1/5, तो पहले 5 था फिर एक और बढ़ गया 6। मैंने क्या बोला, ये कट रहा है तो यहीं पर काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10 हो गया। तो यहां पर इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 पचम 25, 11 तिहाई 33 हो गया, 11 तिहाई 33 हो गया। तो 25 यूनिट बराबर 8000, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, फिर 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर स्मार्ट तरीके से आप अगर सॉल्व करना चाह रहे हैं तो यहां पर भी आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। वही मैं बताने वाला हूं, क्या मल्टीपल कैलकुलेशन डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट। अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी है, ध्यान समझिएगा, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, ये कट रहा होगा 25 से, ये कट रहा होगा 100%, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये कट रहा है, ठीक है। तो 33 से इसका मतलब इसके अंदर क्या 3 शामिल है, क्या 3 शामिल का मतलब इसके अंदर 3 फैक्टर है, इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा। तो चलिए चेक करते हैं, क्या ये 3 का मल्टीपल है? मल्टीपल मतलब कटना है, 3 का मल्टीपल का मतलब 3 का पहाड़ा, 3 का अपवर्त, 3 का गुणज। 5 1 6 ये कट रहा है, 6 5 11 और 1 12 ये भी कट रहा है, 6 5 11 और ये भी कट रहा है भाई, एक ही ऑप्शन में कट पाया। चलिए 11 तो है ना, 11 का भी मल्टीपल होगा, तो चलिए चेक करते हैं। 11 का मल्टीपल आपको अच्छे से पता है, यहां चेक करिए 11, यहां देखिए 11 99 60 हो जाएगा, तो ये तो कटेगा ही नहीं, ठीक है। यहां पर आ जाइए 99 ये हो गया, 6 बचेगा 66, ये 11 से कट रहा है। यहां पर अगर आप आएंगे तो ये भी आपका 11 से नहीं कटेगा। आप चाहे 11 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, नहीं तो आप डिविजिबिलिटी रूल भी यूज कर सकते हैं, फिलहाल हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि कैलकुलेशन किस तरीके से आप यहां पर आसान बना सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल से। क्वेश्चन नंबर 28, जल्दी से ध्यान दीजिएगा। यहां पर आप देखिएगा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान दीजिए। इसमें पूछा है 456 इंटू 433 इंटू 43n है। n क्या है? कुछ भी हो सकता है, का इकाई अंक n+2 है, तो n का मान क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर जैसे आपसे क्वेश्चन इंटू करके पूछता है इकाई का मान क्या होगा, इसमें डायरेक्ट बोल दिया कि इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जब हम इकाई अंक फाइंड आउट करेंगे तो वो n+2 आता है, ठीक है, n+2 आता है। तो इसको आप ऑप्शन के थ्रू ही सॉल्व कर पाएंगे। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। 6 त्रिक 18, इकाई अंक की अगर बात आएगी तो सिर्फ मुझे इससे मतलब है और इससे मतलब है, 43 से भी नहीं मतलब है, इससे भी नहीं मतलब है, इससे भी नहीं मतलब है। तो 6 त्रिक 18, 18 का मतलब 8 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, n का वैल्यू, क्योंकि आपसे पूछा है n+2, इकाई अंक क्या है n+2 है, तो n का मान बताना है। तो क्यों ना मैं ऑप्शन में उठाऊं, ऑप्शन से उठाऊं। तो मान लीजिए अगर मैं n का मान, ये सारे n के मान हैं, अगर मैं 1 लेता हूं तो मैं इस 8 में अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आया, 8 आया। इसका मतलब ये जो 8 आएगा वो इकाई अंक है, और इकाई अंक हमारा n+2 है, और कब, जब मैंने 1 लिया है। तो क्या 1+2 बराबर क्या 8 आ रहा है? क्या यहां 8 आ रहा है, यहां 3 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। अब मैं 8 लेता हूं, n का मान अगर मैं 8 लूंगा तो यहां देखिए मैं 8 पहले से ही था, 6 त्रिक 18 से 8 था। अगर n का मान 8 लूंगा तो 8 अठाई 64 आया, मतलब यूनिट प्लेस पे कितना आया, 4 आया। चलिए इस 8 को यहां भी रखिए, 8 2 10, यहां पर भी नहीं आया, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर आप आ जाइए, अब मैं लेता हूं 3, जब मैं 3 को लूंगा तो 8 त्रिक 24, 24 का मतलब क्या हो गया, 4, यहां पर यूनिट प्लेस पे क्या गया भाई, यहां पर 8 त्रिक 24, तो 4 आ गया। कब रखने पर, 3 रखने पर। चलिए 3 + 2 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है भाई, यही 4 ही तो आना चाहिए था इकाई अंक, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या ऑप्शन, एक ही ऑप्शन बचा भाई, लगाकर आगे बढ़ जाइए, ठीक है। लेकिन एक बार मैं चेक करा दे रहा हूं। चलिए अब मैं 8 गुणे 8 तक आ ही चुका था, अब मैं गुणे 6 करूंगा तो 8 6 48, 8 कब, n बराबर 6 रखने पर। अब यहां रख दीजिए 6 2 8, देखिए वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया। इसका हमारा 100% जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 29, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और है, फिर हम लोग फिनिश करेंगे इसको, प्रैक्टिस सेट 2 को। तो लगभग 1.5 घंटे की आपकी ये सारी वीडियोज बन रही हैं, क्योंकि काफी अच्छे से मैं आपको सारी चीज समझा रहा हूं। भले थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि डेली अगर आप एक एक भी वीडियो देखेंगे या 2 दिन में भी देखेंगे तो बहुत कुछ यहां पर सीख कर जाएंगे। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें, यदि एक संख्या को 96 से विभाजित किया जाए, शेषफल कितना आता है, 14 प्राप्त होता है। यदि इनमें इसी संख्या के 3, ये देखिए यहां पर जो लिखा है 3, तो एक ही बार है, क्योंकि ये 3 यहीं पे लिख दिया है। 3 गुने को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा,
शेषफल क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन में क्या करना है, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, यदि एक संख्या को 96 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 14 प्राप्त होता है। यदि इनमें इसी संख्या के 3 गुने को 16 से विभाजित किया जाए तो हमारा शेषफल क्या आएगा। तो इसको आप पकड़िए, ये 100% मतलब जनरली जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये आप 16 जो होगा इसको काटेगा, 16 छक्का 96। ठीक है, ये काट दिया। ठीक है, यहां पर जैसे ये काटा तो आपको क्या करना है कि जो शेषफल है, ये जो शेषफल है, ये शेषफल में अगर मैं भाग दूंगा तो हमारा क्या आएगा, इसको मैं बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। ठीक है, जल्दबाजी में पता चला आपको नहीं समझ में आया तो एक बार मैं समझा देता हूं अच्छे से। पहली बात तो समझिएगा, आपका जो भाज्य होता है, भाज्य को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल। भाजक को बोलते हैं डिवाइजर और भागफल को बोलते हैं कोसेंट, प्लस क्या आता है, शेषफल आता है, रिमाइंडर। ये फार्मूला आपको पता ही होगा अच्छे से। ठीक है, अब मैं यहां क्या कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा। बोला है यदि एक संख्या को, अब वो संख्या क्या है नहीं पता है, इसका मतलब वो संख्या क्या है भाई, जिस भी संख्या में आप भाग दे रहे होगे वो संख्या तो आपकी भाज्य ही होगी ना। तो चलिए मैं भाज्य को क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, x मान लिया और उसमें हमने क्या किया, 96 से विभाजित किया। भाई बे भाजक होगा ना, 96 से विभाजित किया तो हमने भाजक को 96 ले लिया। फिर लिखा है 96 विभाजित किया जाए तो शेषफल 14 प्राप्त होता है। तो भागफल के बारे में कुछ बोला ही नहीं, उसको मैं कोसेंट मतलब q से रिप्रेजेंट कर दिया और शेषफल कितना आया, 14 प्राप्त हुआ। मैं एक बार डिटेल में समझा रहा हूं, लेकिन ये करना नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूं। ठीक है, इससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। अब क्या बोला, यहां पर दो चीज अननोन रही, एक तो ना तो मुझे भाज्य पता था, ना तो मुझे भागफल पता था, ना तो मुझे डिविडेंड पता था, ना तो मुझे कोसेंट पता था। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, यदि इनमें इसी संख्या में, यदि इनमें मतलब इसी संख्या के 3 गुने, इसी संख्या के 3 गुने को 16 से विभाजित कर दिया जाए, इसका मतलब जो हमारी संख्या क्या थी, हमारी संख्या यही x तो थी। अब क्या बोल रहा है, इसी संख्या जो x थी इसको अगर मैं 3 गुना कर दूं, 3 गुना करने के बाद फिर 16 से विभाजित करूं तो हमारा शेषफल क्या आएगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब जो x का मान है यही तो है। अगर मैं इसको 3 गुना करूंगा, 3 गुना करने का मतलब क्या हुआ, इंटू 3, यही तो हुआ, यही हुआ। तो इंटू 3 का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, इंटू 3 का मतलब हुआ, इंटू 3 अंदर भी है, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। अब फिर उसके बाद 3 गुने के बाद मैं किससे विभाजित कर रहा हूं, 16 से विभाजित कर रहा हूं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो पहला टर्म है 2 टर्म में डिवाइड हुआ, ये 3 अंदर भी यहां पर आएगा, यहां पर मैं चाहे तो लिख भी दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। यहां पर आप लिख लीजिएगा इंटू 3, यहां पर भी आ गया, इंटू 3 यहां भी आ गया। क्यों, क्योंकि 3 गुना। अब जब मैं 16 से भाग दूंगा तो ये आपका कट जाएगा, 16 छक्का 96, यहां से रिमाइंडर 0। अब ये वाले टर्म में जब आएंगे तो 14 त्रिक 42 आ गया, और 42 में जब आप 16 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 16 दूनी 32, तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका 10। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या है, 10 है। मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, लेकिन इतना टाइम देंगे तो कैसे चलेगा काम। हम अब यहाँ पर क्या करना है, अब स्पीड बनाना है। अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, डायरेक्ट जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा पूरा आपको फोकस शेषफल पे ही करना है। बस एक बार ये देख लेना ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 16 छक्का 96, हाँ कट गया। ठीक है, अब चाहे 3 गुना करा दे, चाहे 2 गुना करा दे, चाहे उसकी पावर वर्गमूल करा दे, कुछ भी करा दे, पूरा काम आपको शेषफल पे ही करना है। तो मैं क्या करूंगा, 3 गुना करा रहा है तो इसी शेषफल को 3 गुना कर दीजिए, डायरेक्ट एक लाइन में यही करना है। 14 त्रिक 42, इनफैक्ट मुझवानी भी हो सकता है, 42 बटे 16, 16 दूनी 32, तो रिमाइंडर 10 आ गया। ये आपका अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि शुरुआत में जब बता रहा था तो शायद आप कंफर्टेबल नहीं हुए होंगे, अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 2 का। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 2 में आज का लास्ट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन का कलेक्शन आपने देख ही लिया। चलिए स्टैट्स, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में जाते हैं, खासतौर से यूपी SSC हो गया, NTPC हो गया, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन इस पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, आना ही आना है। क्वेश्चन ये है, किसी दिए गए प्रेक्षणों, प्रेक्षण का मतलब वही सारे आंकड़े जो दिए गए हैं, ऑब्जर्वेशन, बहुलक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मोड, मोड 6 हो तथा माध्य, माध्य को हम लोग बोलते हैं मीन, इंग्लिश में मीन,
तो आपसे पूछा माध्यिका, माध्यिका को इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहां पर एक फार्मूला होगा जो आपको याद होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो फार्मूला मैं यहां नोट करा दे रहा हूं, और काफी लोग भूल जाते हैं, तो उसको भी याद करने की टेक्निक भी सीख लीजिए। तो मोड बराबर जो होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब मोड मीडियन मीन क्या होता है सभी को हिंदी में भी पता है, इंग्लिश में भी पता चल गया। अब यहां समझिएगा याद कैसे करना है। मीडियन अगर आप ध्यान से देखें, इसमें लेटर जो आपका यहां पर है 1 2 3 4 5 बड़ा है, इसीलिए इसके साथ 3 इंटू है। मीन आपका छोटा है, इसीलिए यहां पर 2 है, और बीच में माइनस लगा देना है। तो 3 मीडियन, 3 के साथ क्या लगा रहेगा? मीन नहीं लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा? मीडियन। मीडियन आपका बड़ा है, और माइनस 2 मीन। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर देना है। तो आपसे पूछा है माध्यिका, तो माध्यिका अगर पूछा है तो मैं इसको इधर लेकर आऊंगा। मोड कितना है? 6 माइनस 2 गुणे कितना आएगा? माध्य कितना आ जाएगा? 24। सॉरी, ये माइनस माइनस कितना आ जाएगा? प्लस 2 गुणे 24 हो गया, और बराबर क्या आ गया? 3 मीडियन। आ रहा समझ में? यहां से आप देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 24 दुनिया 48, 48 और 6 54 हो गया। 48 से 54 और 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा मीडियन, आ जाएगा कैपिटल M आ जाएगा। तो 54 में अगर मैं 3 का डिवाइड करूंगा तो 18 त्रिक 54। तो यहां पर आपका जो आंसर होगा, जो माध्यिका होगा, जो मीडियन होगा, वो क्या आ जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन जो प्रैक्टिस सेट 2 में आपके सामने लेकर आया था, जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ, आपको इसके सोल्यूशन काफी पसंद आए होंगे। इनफैक्ट जो भी डाउट्स आपको सोल्यूशन में दिख रहा होगा ई बुक के रूप में, फिलहाल मैंने इतने अच्छे से इलैबोरेट किया है, सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको यहां पर भी मजा आया होगा और वहां पर भी मजा आया होगा। ठीक है, तो वीडियोस देखने के बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ऐसे ही हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 पर आएंगे। ऐसे करते करते हम लोग 15 प्रैक्टिस सेट करने के बाद कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर भी बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आज का सेशन में यही फिनिश कर रहा हूं। थैंक यू, धन्यवाद।